बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो हृदय की जितनी भी विद्युतीय गतिविधि है और ऐसे इसमें कौन सी लेयर्स होती हैं, प्रत्येक भाग है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो सब कुछ है इसमें। तो हृदय की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। जो इसकी बनावट होती है उसमें विभिन्न प्रकार की लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, वॉल्व्स होती हैं। एक प्रकार का स्पाइरल पंप की भांति कार्य करता है हृदय, जो ब्लड को पंप करने में सहायता करता है ह्यूमन बॉडी में। इस पंपिंग की हेल्प से ही जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विभिन्न न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, वो ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड के थ्रू ही, क्योंकि ब्लड ही मेन कैरियर रहता है, उसके थ्रू ट्रांसमिट रिसीव होते हैं। तो इसीलिए जो हृदय है उसका जो पंपिंग एक्शन है वो विभिन्न प्रकार के वॉल्व्स के द्वारा तथा विभिन्न भागों के द्वारा परफॉर्म होता है। तो हार्ट एक्चुअली, हृदय पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, विभिन्न आर्टरीज तथा वेन्स के माध्यम से जो ब्लड है उस ब्लड को लंग्स तक ऑक्सीडाइज करने, और ऐसे ही डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड को जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीडाइज नहीं है उसको लंग्स में ले जा कर के ऑक्सीडाइज कराना, ये सारा का सारा कार्य में जितनी भी पंपिंग होती है ब्लड की, रक्त की, वो सारी होती है हृदय के द्वारा। तो द पम्प्ड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। जितना भी ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का जितना भी ट्रांसमिशन रहता है ह्यूमन बॉडी में, सब कुछ रहता है ब्लड के थ्रू। तो इसलिए रक्त का जो प्रवाह है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए, उसमें कभी भी कोई ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए। तो हृदय का मेन कार्य एज अ पंप का होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की वॉल्व्स तथा मस्कुलर भागों के द्वारा जो रक्त है उस रक्त की प्रॉपर पंपिंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन सेल्स, जो भी यहाँ पर कोशिकाएं हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्गन है वो ऑर्गन बना हुआ है टिश्यूज़ का, टिश्यूज़ हमारे पास बने हुए हैं सेल्स के। तो इसीलिए जो सेल्स, जो बेसिक यूनिट है, उन सभी कोशिकाओं में क्या रहता है, एक तो ऑटोमेटिसिटी रहती है, अर्थात दे हैव द एबिलिटी टू इनिशिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, की जो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो वहाँ से उत्पन्न हो सके। ऐसी एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यदि कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, कोई सिग्नल आ रहा है तो उस पर किस प्रकार का रिस्पॉन्स देना है, आउटपुट देना है, वो रहता है इसमें, इसका एक अभिलक्षण है। और ऐसे ही कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, की एक सेल से, एक कोशिका से, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ऐसी बिलियंस ऑफ कोशिकाएं रहेंगी प्रत्येक ऑर्गन के लिए, तो उस एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, जैसे हमने नर्व सेल की जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का पूरा सिस्टम था उसमें भी देखा था कि एक इम्पल्स जो है वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में, ऐसे यहाँ पर हृदय के उसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट रहेगा, अर्थात जो कंडक्टिविटी सिग्नल की है वो बनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन, हृदय एक प्रकार का सर्कुलर तथा स्पाइरल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, विभिन्न प्रकार की लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स में यहाँ पर 2 खंड होते हैं हृदय में, और 4 चेम्बर होते हैं। इसमें जो 2 खंड होते हैं, अर्थात जो 2 सेक्शंस या 2 भाग होते हैं, वो होते हैं लेफ़्ट पार्ट और ऐसे ही राइट पार्ट, लेफ़्ट पार्ट और ऐसे ही राइट पार्ट। तो बायां भाग और ऐसे ही दायां भाग, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। इन 4 चेम्बर्स में जो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं उनको कहा जाता है एट्रियम, और जो नीचे वाले चेम्बर्स होते हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट के केस में लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ऐसे राइट के केस में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो जो चेम्बर्स होते हैं वो 4 होते हैं, RA राइट एट्रियम, LA लेफ़्ट एट्रियम, RV राइट वेंट्रिकल और LV लेफ़्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल नीचे वाला चेम्बर कहलाता है, और जो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं वो होते हैं एट्रियम। जैसे हम अभी इसकी वर्किंग में भी देखेंगे कि जो RA, LA, RV तथा LV है, उसकी सहायता से ब्लड जो है, रक्त जो है, वो हृदय से होकर और ऐसे ही लंग्स के थ्रू ऑक्सीडाइज होकर कैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है तथा उसका ट्रांसमिशन हो पाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट में विभिन्न प्रकार का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें वेन्स रहती हैं और ऐसे ही आर्टरीज़ रहती हैं, एओर्टा महाधमनी रहती है। ऐसे ही कुछ ऐसी आर्टरीज़ रहेंगी जो रक्त को लेकर के जाएंगी लंग्स तक, वो कहलाएंगी पल्मोनरी आर्टरीज़। इसमें मुख्यतः जितना भी यहाँ पर मध्य में लगी हुई होती हैं वॉल्व्स, तो ये जो वॉल्व्स लगी हुई होती हैं इनका खुलना तथा बंद होना रेगुलेट किया जाता है
एक ऐसे नोड के द्वारा, अर्थात यहाँ पर एक साइनोएट्रियल नोड होती है, उस साइनोएट्रियल नोड के द्वारा तथा एवी नोड के द्वारा जो सिग्नल है उस सिग्नल का पूरा कंडक्शन हो पाता है पूरे हृदय में, जिससे कि जो वॉल्व्स हैं वो खुलती तथा बंद होती हैं और जो रक्त है वो एट्रियम के टॉप मोस्ट पार्ट से वेंट्रिकल के नीचे वाले भाग में और ऐसे ही फिर वेंट्रिकल के बाद लंग्स में या फिर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है। इसमें जितना भी पार्ट ह्यूमन बॉडी का नीचे का रहता है वो जो भी हृदय से ये वाला जो पार्ट रहेगा लोअर पार्ट वो कहलाएगा एक प्रकार का इंफीरियर वेना केवा IVC, और जितना भी टॉप मोस्ट पार्ट रहेगा वेन्स और आर्टरीज का वो कहलाता है सुपीरियर वेना केवा SVC। तो इसमें ये है जैसे राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ऐसे यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब जब भी हम स्टडी करते हैं तो स्टडी की जाती है किसी और की ह्यूमन बॉडी में, तो इसीलिए एनाटॉमी के इसमें के जो हृदय है उसके लिए जब भी हम इस डायग्राम को बनाएंगे तो उस डायग्राम में हमारे पास जो राइट हैंड साइड रहेगी वो अगर हम दूसरी बॉडी पर उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा, लेफ़्ट हो जाएगा इस तरफ और राइट हो जाएगा इस तरफ। तो ये राइट एट्रियम RA, ये RV, ये LA और ऐसे ही LV। इनके मध्य में वॉल्व्स लगी हुई होती हैं, जैसे यहाँ पर ये लगी हुई है मिट्रल वॉल्व, यहाँ पर ट्रायस क्यूबिट वॉल्व। इन वॉल्व्स का खुलना तथा बंद होना ऐसे नोड के द्वारा अर्थात एक पेस मेकर के द्वारा, एक नेचुरल ऑसिलेटर के द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए वॉल्व समय से खुलती तथा बंद होती हैं और रक्त का जितना भी फ्लो है वो ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ मेंटेन रहता है। तो हृदय एज अ पंप जो कार्य करता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं और जो ब्लड फ्लो रहता है उसमें ऐसे नोड जो रहती है वो उत्पन्न करती है नॉर्मली 60 to 100 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर मिनट। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही कहा जाता है पल्स रेट या हृदय की दर, हार्ट रेट। ईच पल्स के साथ, हर एक पल्स के साथ क्या होता है, सिग्नल्स जो होते हैं वो ऐसे नोड से लेकर फॉलो करते हैं एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल पाथवे। ये इलेक्ट्रिकल पाथवे जो है ये यहाँ पर ऐसे नोड, तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो इस इलेक्ट्रिकल पाथवे को फॉलो करके पूरे जो हृदय है उस पर इस सिग्नल को लेकर के जाएगा और वॉल्व्स उसी के अनुसार खुलती तथा बंद होती हैं। तो जितना भी ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट हो रहा है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कारण वो क्या हो रहा है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक रिलैक्सेशन हो रहा है, अर्थात हर एक समय पे एक तो संकुचन होगा और ऐसे ही विस्तारण होगा, जिसके द्वारा जो रक्त है वो एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से अन्य भागों तक कैरी फॉरवर्ड होगा। अब जब भी हृदय की जो दर रहती है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट की रहती है, उन 60 to 100 बीट्स पर मिनट की जो नॉर्मल रेट होती है उसको कहा जाता है साइनस रिदम। ये जो 60 to 100 के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं अर्थात ये जो बीट्स पर मिनट हैं ये उत्पन्न की जाती हैं इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के द्वारा। इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ही नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है, अर्थात ऐसे नोड के द्वारा ये चीज़ होती है और उसी से वॉल्व्स का खुलना तथा बंद होना निर्धारित होता है। अब इसका जैसे ECG लिया जाता है तो नॉर्मली ECG जो है वो इस प्रकार का सिग्नल आता है, ये इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब जैसे कोशिका के लिए हमने पहले भी देखा था, मान लेते हैं यहाँ Na+ है और यहाँ पर K+ है, तो इसके केस में इस स्थिति में जो हृदय का सेल है वो पोलराइज स्थिति में रहेगा कि Na+ हमारे पास बाहर है और K+ है भीतर। एक्शन पोटेंशियल अगर एक स्केलेटल मसल के लिए देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का रहता है संकेत, और जो कार्डियक मसल रहता है उसमें अगर आउटपुट देखा जाए तो इस प्रकार का आउटपुट जो है वो प्राप्त होता है। तो इस एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव के कारण ही जो भी स्टिमुलस मिला है उससे जो हृदय की वॉल्व्स हैं वो खुलती तथा बंद होती हैं और ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में मेंटेन रहता है। इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है कि जो इसकी संरचना है उसमें एक तो होता है हृदय की वॉल जो बाहर की परत होती है, ऐसे ही जो हार्ट की वॉल है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू। उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी 3 लेयर्स बनी हुई होती हैं। एक होती है पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बचाव करती है बाकी सारे भागों से, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मायोकार्डियम जो मिडल लेयर होती है और एक जो 3rd लेयर होती है वो होती है इंटरनल लेयर एंडोकार्डियम। तो ये हैं 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और ऐसे ये एंडोकार्डियम। इन 3 परतों के द्वारा ही जो सिग्नल है, जो संकेत है वो भीतर तक जाता है। ये हृदय को जैसे जो पेरिकार्डियम है वो जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको थोड़ा मॉइस्ट रखती है और सिग्नल के संचरण में हेल्प करती है।
उसके बाद वर्किंग ऑफ वेरियस चेम्बर्स ऑफ हार्ट, ये हृदय में हमने अपनी अभी जितने भी चेम्बर्स देखे जैसे आर ए एल ए आर एल एल एल, इन सब की जो वर्किंग रहती है वो किस प्रकार से रहती है कि ये हमारे पास है आर ए, ये है आर वी राइट वेंट्रिकल, ये एल ए लेफ्ट एट्रियम, एल वी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर वॉल्व्स लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पर ये है टी एस वी, टी एस वी स्टैंड्स फॉर ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व, ऐसे यहाँ पर है पी वी, पी वी है पल्मनरी वॉल्व, एम वी इज़ मिट्रल वॉल्व, ऐसे ए ओ वी इज़ एओर्टिक वॉल्व, यहाँ पर होगा ए ओ वी एओर्टिक वॉल्व। अब जो पल्मनरी वॉल्व है, पल्मनरी शब्द जहाँ पर आ गया इसका अर्थ है वो लंग्स से रिलेटेड है, तो ये पल्मनरी आर्टरीज़ के द्वारा जा रहा है ब्लड लंग्स तक। यहाँ पर एक भाग है ऐसे साइनोएट्रियल नोड और एक है ए वी इज़ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इन दो नोड्स के माध्यम से, क्योंकि ऐसे नोड सबसे पहले जो सिग्नल संचरित करती है उसी से वॉल्व्स खुलती था बंद होती हैं, उस सिग्नल का संचरण पूरे हृदय में किया जाता है इस ए वी नोड के माध्यम से। ये पल्मनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में राइट लंग, ऐसे ही लेफ़्ट लंग, जो ऑक्सीजन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं ब्लड को, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हर एक क्षण में, और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड देना, तो ये जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ऑक्सीडेशन की। उसके बाद ये जो ऑक्सीडाइज्ड ब्लड है, अर्थात ये जो रक्त था, ये रक्त ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के ये एंटर होता है इस एलए में। फिर जैसे एलए पर एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट होता है और ये यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड, इस नेचुरल पेसमेकर के द्वारा जो पल्स जनरेट होती है उससे मिट्रल वॉल्व खुलती है, एम वी ओपन्स एंड ब्लड एंटर्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब भरेगा और इसमें एक पर्टिकुलर दाब हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, उसके पश्चात हमारे पास ये जो एओवी है वो वॉल्व खुलेगा और एओर्टा रिजर्वॉयर में जाएगा ब्लड। फिर ये जो ऑक्सीडाइज्ड ब्लड रहता है वो तो कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से सर्कुलेट होता है हृदय में। बाकी का जितना भी बॉडी में ब्लड जा रहा है, तो बॉडी में जो डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो सारा ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के माध्यम से फिर से एंटर करता है आरए में। देन व्हेन आरए, जैसे ही यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न हो गया और ऐसे नोड से पल्स मिली, तो वैसे ही टीएसवी जो है वो क्या करेंगे, ओपन होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया निरंतर होगी हृदय में। वॉल्व्स का खुलना तथा बंद होना इस ऐसे नोड के माध्यम से, नेचुरल ऑसिलेटर के माध्यम से रेगुलेट होगा। टीएसवी ट्राइस्क्यूपिक वॉल्व ओपन होती है और आरए से सारा ब्लड आरवी में भर जाता है। जैसे ही सारा यहाँ पे आरए जो है जब खाली हो जाता है उस समय टीएसवी बंद हो जाती है, और आरवी में जब एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट होता है तो पीवी पल्मनरी वॉल्व खुलती है और यहाँ से सारा रक्त जो है वो पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स जो है उसमें चला जाता है। तो अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड एसवीसी तथा आईवीसी से आरए में एंटर होता है, पल्मनरी आर्टरी एंटर्स इनटू लंग्स और पल्मनरी वेन्स कैरी ऑक्सीडाइज्ड ब्लड टू एलए। पल्मनरी वेन्स के माध्यम से जो ऑक्सीडाइज्ड ब्लड होता है वो वापस कहाँ जाता है, एलए में, लेफ्ट एट्रियम में। अब जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है उसमें 4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर दैट इज़ एवी नोड, एवी बंडल दैट इज़ एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, इसी को हम बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है, और एक परकिंजी फाइबर्स। अब जो कार्डियक मसल्स हैं, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के तंतु हैं हृदय में, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक प्रकार की इम्पल्स कंडक्शन रहती है। इम्पल्स कंडक्शन का अर्थ है जितना भी हृदय के वॉल्व्स का, अर्थात हृदय का संकुचन होगा और जितना विस्तारण होगा उसके आधार पे एक इम्पल्स, एक सिग्नल जनरेट होगा, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ह्यूमन बॉडी में जो हृदय है उसमें प्रोपगेट होता है। और जब ईसीजी लिया जाता है तो उसी एक्टिविटी को, उसी गतिविधि को जो नॉर्मल रिकॉर्डर है उसके माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। ये है जैसे ऐसे नोड, तो ये यहाँ पर बताया गया, ये ऐसे नोड, ये इसके इंटरनोडल ट्रैक्ट्स, ये यहाँ पर जुड़ी रहती है दोनों भागों से, राइट साइड भी और ऐसे ही लेफ़्ट साइड भी, दोनों भागों से। उसके बाद ये एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, अब ये सिग्नल को प्रोपेगेट करेगी बाकी सारे भागों में, तो ये इसका रहता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ एवी नोड। ये इस बंडल की विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस, और फिर इसके ये परकिंजी फाइबर्स जिनके माध्यम से सिग्नल जो है वो पूरे हृदय में प्रोपेगेट करता है। ऐसे नोड जो है उसमें रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन 70 to 80 प्रति मिनट रहता है। एवी नोड में 40 to 60 प्रति मिनट, बंडल ऑफ हिस में 40 प्रति मिनट, और ऐसे ही परकिंजी सिस्टम में अर्थात परकिंजी फाइबर्स में 24 प्रति मिनट। तो सबसे हाईएस्ट ऐसे नोड के लिए ही है, इसीलिए उस टिश्यू को बेसिकली यूज़ किया जाता है। ऐसे नोड नेचुरल पेसमेकर रहता है हृदय का,
और इसमें स्ट्रिप ऑफ सेल्स रहती हैं और ये राइट एट्रियम में होता है। तो यहाँ राइट एट्रियम में ये होता है एसे नोड, साइनस नोड, और ये यहाँ रहते हैं विभिन्न बंडल की ब्रांचेस, राइट ब्रांच और ऐसे ही लेफ्ट ब्रांच। तो ये पार्ट हमारे पास हमेशा होगा राइट साइड और ये पार्ट होगा लेफ्ट साइड, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग इट एंड वी आर स्टडिंग इट ऑन सम अदर बॉडी। देन साइनोएट्रियल नोड और ऐसे यहाँ पर ये एवी नोड, ये यहाँ पर ये होता है सिग्नल का संचरण, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सो एक्शन पोटेंशियल्स ओरिजिनेट इन द साइनोएट्रियल ऐसे नोड एंड ट्रैवल अक्रॉस द वॉल ऑफ द एट्रियम। ये यहाँ पर इसकी वॉल्स से ट्रैवल होते हैं फ्रॉम द ऐसे नोड टू द एवी नोड। ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकली वो एवी नोड तक पहुँचती है, उसके पश्चात ही सिग्नल जो है पूरे हृदय में संचरित होता है। पर्किंजी फाइबर्स जो होते हैं वो विशेष प्रकार के बंडल्स होते हैं जो रैपिडली ट्रांसमिट करते हैं इस पल्स इम्पल्स को थ्रू द वेंट्रिकल्स, अर्थात वेंट्रिकल्स तक उस सिग्नल को पहुंचाते हैं। एज द एट्रिया डीपोलराइज, जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है एट्रियम का, तो ये इम्पल्स पिकअप कर ली जाती है एवी नोड के द्वारा। ये जो एवी नोड होती है ये राइट एट्रियम में थोड़ा नीचे की तरफ लोकेटेड होती है एंड दिस ग्रुप ऑफ फाइबर्स इज़ द ओनली कंडक्शन पाथवे बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, अर्थात जो अपर पार्ट एट्रियम है और ऐसे ही वेंट्रिकल्स जो हैं उनके फाइबर्स के मध्य में जो कंडक्शन पाथवे होता है वो उस एवी नोड के माध्यम से ही बनता है। जब ये इम्पल्स कंडक्ट होती है एवी नोड से तो उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि जो फाइबर्स हैं उनका डायमीटर बहुत स्मॉल है और ह्यूमन बॉडी में ऐसे बिलियंस ऑफ फाइबर्स हैं। एट्रिया से जो वेंट्रिकल्स में इम्पल्स ट्रांसमिशन जो डिले हो रहा है उससे ही डीपोलराइजेशन होता है और जो भी ब्लड होता है वो एट्रिया जो है सारे ब्लड को खाली कर देता है वेंट्रिकल्स में और एट्रिया क्या हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं और फिर जो वॉल्व बीच में लगी हुई है वो क्लोज हो जाती है। एवी नोड से जब इम्पल्स ट्रैवल डाउन होता है तो बेसिकली 2 लाइन्स ऑफ ट्रांसमिशन रहती हैं और इन 2 लाइन्स में क्योंकि दोनों तरफ रहेगा सिग्नल का संचरण, एक तो राइट साइड भी और ऐसे ही एक लेफ़्ट साइड भी, तो ये यहाँ पर राइट साइड और ऐसे ही यहाँ पर लेफ़्ट साइड दोनों तरफ रहेगा संचरण, तो 2 इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। और एवी बंडल में डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है इसीलिए इम्पल्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है। इन बंडल ब्रांचेस के साथ साथ यहाँ पर कुछ एनलार्ज कंडक्शन फाइबर्स होते हैं जिनको कहा जाता है पर्किंजी फाइबर्स। ये फाइबर्स दोनों वेंट्रिकल्स के एरियाज़ पे लोकेटेड होते हैं और इनमें ये स्पीड ऑफ इम्पल्स को एडिशनली इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि जो कंप्लीशन ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन है थ्रू द पर्किंजी फाइबर्स टेक्स प्लेस, कि जो पर्किंजी फाइबर्स के माध्यम से इम्पल्स जो है वो पूरे भाग में पहुंच जाए। द वेंट्रिकल्स विल फुली डीपोलराइज, उनका विध्रुवीकरण होगा एंड देन कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली और फिर होगा संकुचन जिससे कि प्रेशर उत्पन्न हो और जो वॉल्स पल्मनरी वॉल्व लगी हुई है और एओवी वॉल्व लगी हुई है वो खुलें और ब्लड जो है वो आगे सर्कुलेट हो। अब डीपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड नो स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है, कोई स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल तो होता नहीं है। इसमें एक्शन पोटेंशियल लगभग -40 मिलीवोल्ट रहता है और रीपोलराइजेशन के स्टेट में -60 मिलीवोल्ट। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हृदय की उसको कहा जाता है ईसीजी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वेव्स के फॉर्म में अगर अपवर्ड पॉजिटिव आता है अर्थात पॉजिटिव वेव है, ये नेगेटिव डाउनवर्ड आता है मतलब नेगेटिव है, तो इसमें जो हमारे पास टिपिकल ईसीजी आता है वो कुछ इस प्रकार का सिग्नल आता है। ईसीजी को ईकेजी भी कहा जाता है। ये जो कर्व ट्रेस होता है यही हमें मिलता है एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर पे। ये होती है हमारे पास पी वेव, ये होती है हमारे पास टी वेव और ये हमारे पास होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो पी वेव, ऐसे ही टी वेव और ऐसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सबको कंबाइन कर दिया तो कुछ इस प्रकार का सिग्नल हमें मिल जाता है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के सेगमेंट्स और ऐसे ये पी आर इंटरवल और ये क्यूटी इंटरवल। अब जो पी वेव होती है वो क्या होती है, वो होती है एक प्रकार का डीपोलराइजेशन एट्रिया में जितना भी होता है ड्यू टू ऐसे नोड की ट्रिगरिंग। ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकली उसके कारण जो विध्रुवीकरण होता है वो कहलाता है पी, उसके कारण बनती है यहाँ पर पी वेव। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसके कारण जितनी भी ट्रिगर करता है मेन पंपिंग को। और जो हमारे पास टी वेव होती है वो होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के कारण। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन है एट्रिया का, डीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन है। तो जो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है वो यहाँ पर डिपिक्ट नहीं होता है। इसमें यहाँ पर टाइम एक्सिस पे टाइम रहता है और यहाँ पर वोल्टेज रहता है वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे।
और डिले रहता है, जैसे यहाँ पर ये जो इंटरवल आता है टाइम का इंटरवल, ये टाइम का इंटरवल क्यों आता है, जैसे एस टी सेगमेंट है तो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, और ऐसे यहाँ पर जो पी आर इंटरवल आता है उसमें डिले रहता है ए वी नोड में, जिससे कि ए वी नोड तक सिग्नल को जो इम्पल्स इसको पहुँचने में जो डिले लग रहा है उसी से जो वेंट्रिकल्स हैं वो पूर्ण रूप से भर पाते हैं उस टाइम डिले, उस टाइम इंटरवल में। ये है एक नॉर्मल ईसीजी। तो इस नॉर्मल ईसीजी में पी वेव अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो एट्रियल रीपोलराइजेशन जो है वो ईसीजी में डिटेक्ट नहीं होता है। यह है ईसीजी का पेपर। अगर इस प्रकार से सिग्नल है तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स किए जाते हैं, और ऐसे ही वर्टिकल मेजरमेंट यहाँ पर वोल्टेज रहता है जैसे मिली वोल्ट में, और ये यहाँ पर सेकेंड्स में जो टाइम पीरियड है। तो ईसीजी एज सच अलग से भी एक टॉपिक आएगा इसका। ये स्टैंडर्डाइजेशन मार्क रहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन मार्क में 10 mm वर्टिकल डिफ्लेक्शन 1 मिलीवोल्ट जो है सिग्नल उसके बराबर रहता है। और इस स्टैंडर्डाइजेशन मार्क के थ्रू ही, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्डर की स्पीड 25 mm प्रति सेकेंड, और ये यहाँ पर गेन है इसका। तो इस प्रकार से जो सिग्नल है उस सिग्नल की पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है। थैंक यू।